So next topic is dielectrics. Dielectrics are non-conductors. कंडक्टर का बिहेवियर हम लोग जानते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर एबल टू गिव द चार्जेस, टेक द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके. डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स. वो इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते. हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं. इंसुलेशन मटेरियल को हमने दो ग्रुप में बांटा है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स, और ये मोस्टली क्या होंगे? नॉन मेटल्स. क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर. तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. Two types, polar and non-polar. कोई भी मटेरियल आप लेंगे उसमें पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, ये चार्जेस उसमें दोनों रहते हैं, क्योंकि नेट चार्ज कितना होता है? 0. कोई भी बॉन्डिंग हो, चार्जेस तो रहेंगे. ओके, अब जब वो दो एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके चार्जेस की जो प्लेसिंग है, जहां जहां चार्जेस प्लेस है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है. क्यों डिस्टर्ब होती है? एक तरफ के इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ का प्रोटॉन खींचता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दूसरे का प्रोटॉन, ये हमने बनाया H और ये है Cl. अब Cl के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, 7 रहते हैं आसपास. इसके पास कितना है? 1. ये +1 है और इसके पास प्लस कितने हैं? 7. ओके, इसमें हम निकालते हैं सेंटर ऑफ चार्ज. तो प्लस माइनस कोई जरूरी नहीं है, अपनी जगह पर रहें, थोड़े से हिल भी सकते हैं, अपनी जगह से थोड़े से हट भी सकते हैं. हम क्या करते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं सबका एक सेंटर ऑफ निकालते हैं. किस फॉर्मूला से? वही फॉर्मूला जो हमने सेंटर ऑफ मास में लगाया था, C1 R1 + C2 R2 + C3 R3 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3. ऐसा करके, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली. हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एक सेंटर ऑफ चार्ज होता है पॉजिटिव चार्जेस के लिए और एक सेंटर ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्जेस के लिए होता है. अच्छा, ये दोनों सेंटर ऑफ चार्ज एक ही पॉइंट पर हो सकते हैं और ये दोनों सेंटर ऑफ चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं. ये डिसाइड करता है कि वेदर इट इज पोलर और इट इज नॉन पोलर. अगर प्लस इधर है और माइनस इधर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट? डायपोल. ये होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल देखिए. ओके, polar dielectric HCl and H2O. HCl, H2O, ये दोनों polar dielectric के एग्जाम्पल है. H बहुत छोटा होता है, Cl बड़ा होता है. H2O में ऑक्सीजन से दोनों तरफ H नहीं होते, एक तरफ होते, बीच में एंगल होता है, यू नो वेरी वेल. इसके कारण क्या होता है? पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर थोड़े से अलग हो जाते हैं. ये क्या बन गए? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर इसका उल्टा. When the center of positive charges and the center of negative charges are exactly on the same point and there is no distance between them, those dielectrics are known as non-polar dielectrics. ये polar non-polar समझ आ गया. अब उसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, behavior of a dielectric in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो किस तरह से वो बिहेव करेगा. देखिए, नॉन पोलर के एग्जांपल हैं जो बहुत सिमेट्रिकल होते हैं मॉलिक्यूल. CO2 दैट इज सिमेट्रिकल. इसी तरह से C6H6 दैट इज वेरी सिमेट्रिकल. उसमें प्लस के और माइनस के दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज एक दूसरे के ऊपर आएगा.
ओके, तो ये पोलर नॉन पोलर हो गया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन दीज आर केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड? ये किसी लोकेशन पर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने रखा एक डाइलेक्ट्रिक, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्जेस, उस पर दोनों तरह के चार्जेस हैं, प्लस और माइनस। प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? आंसर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को रखा, भले वो पोलर है भले नॉन पोलर है, चार्ज तो उसके पास दोनों है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलग अलग चार्जेस को अलग अलग डायरेक्शन में खींचता है। अगर खींचेगा तो ये जो ऐसा था प्लस और माइनस एक ही जगह में, प्लस को किधर खींच रहे हैं? राइट में, माइनस को किधर खींच रहे हैं? लेफ्ट में, तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, प्लस चार्जेस यहाँ और माइनस चार्जेस यहाँ। क्यों? प्लस पर किधर फोर्स लग रहा है? इस तरफ, और माइनस पे इस तरफ। ये ई की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन पे। इधर फोर्स लगा QE और इधर लगा माइनस QE। इसके कारण क्या होगा? दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर ये दोनों में डिस्टेंस आ गया, हाँ जी इनको बुलाइए, इधर देखिए, अगर इन दोनों में डिस्टेंस आ गया तो क्या होगा? अगर इन दोनों में डिस्टेंस आया तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे ये। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसमें डाइलेक्ट्रिक में हमने E अप्लाई किया तो इसके प्लस इधर आ गए, इसके माइनस इधर चले गए। ये दूसरा मॉलिक्यूल है प्लस माइनस, तीसरा मॉलिक्यूल है प्लस माइनस। ये अगर ऐसा बन गया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन उल्टी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे लगाया, उसने डायपोल को उसने इसको डायपोल बनाया खींच के। जब ये डायपोल बना तो इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। प्लस एक तरफ हो गए हैं, माइनस एक तरफ हो गए, पोलराइजेशन यहाँ पर हो गया है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसको हम बोलेंगे EP। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ओके, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब ये यहाँ पर पोलराइजेशन का है, ये यहाँ पर अप्लाइड है। इस जगह पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ पर जाके हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आंसर है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका नाम हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑब्जर्व E0। E0 की वैल्यू कितनी होगी? हमने E लगाया राइट साइड में, उसको माइनस कर दिया EP लेफ्ट साइड वाले। दिस इज अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है, क्या वो उतना मिलता है जितना हमने लगाया था? आंसर नो। कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ये चीज आपको याद रखनी। द मोमेंट वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ए डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? इट डिक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? E0, एंड दिस E0 इज इक्वल टू E माइनस EP। तो हर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है। ओके, ये इसने डिक्रीज किया, ओरिजिनली E था। तो ये जो रेशियो होता है E0 ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। जो हमारे कस्टमरी चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे
दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल O, और जो हमको लास्ट में मिलेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हमारा रिलेशन क्या बना, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E, क्योंकि सभी राइटर्स ऐसा यूज कर रहे हैं, सो वी मेक इट लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, E नॉट हमने लगाया, EP उल्टा पैदा हुआ, तो रिजल्टेंट कितना बना, E नॉट माइनस EP, और हमको दिखेगा कितना, E। तो ये E वो है जो यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। अब इसमें हमने एक रेशियो बनाया E नॉट अपॉन E, E नॉट अपॉन E नॉट लगाया था, E हमको मिला कम होके। दिस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन डाइलेक्ट्रिक। ये जो कांस्टेंट होता है E नॉट अपॉन E, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो E की वैल्यू कितनी हुई, द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली रिसीव्ड इज E नॉट अप्लाइड डिवाइडेड बाय K। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लोग अलग अलग जगह जाके इसको यूज करेंगे। कूलम लॉ में आप ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दैट वाज दिस। ओके, तो ये अब आपको याद रहेगा। फिर से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, it will decrease. Why it decreases? Because dielectric start polarization, and due to that polarization it produces a opposite electric field. So the net electric field decrease and it becomes E naught minus E. E naught minus E polarization, this is net electric field. And the ratio of these two, E naught and E, this is known as dielectric constant. जिसका dielectric constant जितना ज्यादा होगा उतना उसका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, एंड E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता जाएगा। जैसे पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 और वाटर का है 80, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें कम होगा, पेपर के अक्रॉस की वाटर के अक्रॉस, वाटर के अक्रॉस। इसीलिए किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें पानी आ जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम लेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसमें एक दो छोटी मोटी डेफिनेशन और है, देन दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, देयर इज वन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? देखिए इधर ये यहां पर प्लस आ गया, यहां पर माइनस आ गया। पहले ये दोनों एक ही जगह पर थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, एंड दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन किसके कारण हुआ, E नॉट लगाने के कारण हुआ। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग E नॉट लगाया हमने, उसने और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर दिया। अगर हमने E नॉट कम किया तो कम क्वांटिटी पोलराइज होगी, E नॉट ज्यादा किया तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो ये जो पोलराइजेशन है इसका हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। जितना ये जो डायपोल मोमेंट बनता है P, दिस इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट। दिस इज व्हाट P इज पोलराइजेशन, E नॉट इज applied electric field. So polarization is directly proportional to electric field applied. Okay. अब इससे अगला फॉर्मूला, अगर इसको हम इक्वेट करना चाहें
तो इसको इक्वल करेंगे एंड वी विल पुट कांस्टेंट अल्फा. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसको सब पहचानते हैं, परमिटिविटी, एंड देन ई. दिस इज द कांस्टेंट. इसका कांस्टेंट एक नहीं होता, दो का कॉम्बिनेशन होता है, अल्फा एंड एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो अल्फा क्या है, अल्फा का हमने एक नाम दिया, दिस इज पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी किसकी? मॉलिक्यूल. सो दिस इज मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी. अल्फा इज ए कांस्टेंट called एटॉमिक और मॉलिक्यूलर. अगर एटम है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ये है अल्फा. ओके, ये इसलिए आपको नोट करने हैं, ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं. व्हाट इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, तो आपको ये चीज नोट करनी है. दिस इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. ओके, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? तो इसकी डायमेंशंस L3 होती हैं. ये एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पोलराइजेबिलिटी की डायमेंशंस किसके बराबर होती हैं? एरिया, वॉल्यूम, दिस दैट, उसमें से आप किसको चुनोगे? वॉल्यूम. ये आपको याद रखना है. पोलराइजेबिलिटी वॉल्यूम की डायमेंशन रखता है. ओके, पोलराइजेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो डायपोल की डायरेक्शन होती है, उसका जो डायपोल मोमेंट बनता है उसकी डायरेक्शन होती है. इसलिए पोलराइजेशन लिख रहा है, पोलराइजेशन की भी डायरेक्शन होती है. देयरफॉर पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब ये पोलराइजेशन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेशन होता है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइजेशन का रिलेशन होता है. ये हमारा रिलेशन है. द टोटल पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा हम ये लगाएंगे, ये माइनस करने के बाद उतना ज्यादा ई बचेगा. ये ई किसके बराबर होता है? ई नॉट माइनस पोलराइजेशन. लेकिन जितना ज्यादा ई नॉट लगेगा उतना पी बनेगा, और उसके बाद बाकी भी उतना ज्यादा बचेगा. क्योंकि ई नॉट को हम नाप नहीं सकते. जैसे ही हमने ई नॉट लगाया, एक उल्टा ई पी बन गया. हम जिसको नापते हैं वो क्या होता है? वो ई. तो जैसे जैसे ई बढ़ता है, हम सोचते हैं ई नॉट और ज्यादा लगाया गया होगा. ई नॉट ज्यादा लगाया गया होगा तो पोलराइजेशन भी कैसा होगा? और ज्यादा होगा. इसका मतलब ये है कि पी भी किसके प्रोपोर्शनेट होता है? ई के प्रोपोर्शनेट होता है. और इसका हमने फॉर्मूला बनाया, पी पोलराइजेशन इज इक्वल टू, एक बीच में कांस्टेंट लगाया, दिस इज मीडियम कांस्टेंट, और एक हमने इसमें कांस्टेंट लगाया, दैट इज साइन. 11th में भी एक बार आप पढ़ चुके हैं साइन. ओके, दिस साइन इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. इट इज प्रोनाउंस्ड एज साइन. CHI ऐसा लिखते हैं उसको, साइन. तो ये जो साइन है, this is atomic polarizability. No, sorry, susceptibility. This is known as susceptibility, electric susceptibility. Polarizability ये था अल्फा.
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल शब्द को आप जनरल याद रखिए। ये हमने इसको लिया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 100, इसमें हमको 10 एटम मिले पोलराइज होकर। पोलराइजेशन कितना मिला? 10। कितना लगाया था? 100 से पोलराइजेशन 10। उसके बाद हमने इसको रखा, ये वाला नॉन कंडक्टर लिया, दिस इज ए डायरेक्टर, इसमें भी 100 लगाया और इसमें 20 पोलराइजेशन मिला, डाइपोल मोमेंट 20, उसमें 10 मिला था, इसमें 20 मिला। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों में कौन ज्यादा ससेप्टिबल है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात? ये है। समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा। तो ये ससेप्टिबिलिटी की हमने क्वांटिफाई किया, उसकी क्वांटिटी बनाई। वो क्वांटिटी क्या बनाई गई है? साई। तो साई क्या बताता है हमको कि कौन सा मटेरियल कितना ससेप्टिबल है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, अब जब हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इसमें एक इंड्यूस चार्जेस पैदा होंगे। देखिए यहां पर हमने मेटल रखा, मेटल रखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को इंड्यूस करेगा। ये जो पोलराइज्ड चार्जेस पैदा होंगे, यहां पर ये आया और यहां पर ये किसको खींचेगा? माइनस को। यहां पर क्या पैदा हो जाएगा? प्लस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस और यहां पर प्लस। तो इसमें एक एरियल चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस प्लेट में सामने चार्जेस खींच लिए और इस प्लेट में एक चार्ज डेंसिटी आ गई। शुरू में जब हमने E0 अप्लाई किया था तो E0 की डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी। ये क्या कहती है कि यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस और यहाँ माइनस। ये जो पोलराइजेशन हुआ उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, इसने इधर क्या बनाया? माइनस, और इधर क्या बनाया? प्लस। ये वाली जो चार्ज डेंसिटी बनी माइनस माइनस माइनस, दिस वी कॉल सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन। ये सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन ये कितना होता है? तो आंसर है जितनी लाइन का ये पोलराइजेशन होगा उतना ही ये सिग्मा होगा। हर एक लाइन जाके एक चार्ज बनाती है। ये एक लाइन आई, ये एक चार्ज बनाई। अगर इसमें पी लाइन आई तो कितने चार्ज बनेंगे? पी। तो ये जो सिग्मा पी होता है ये पोलराइजेशन के बराबर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्मल। ओके, ये पी की डायरेक्शन है। ये एक इधर ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। पी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। पोलराइजेशन, तो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं? इसके साथ एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है? ये रहा स्केलर। तो ये n हमने क्यों लगाया? n की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है? ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। सो दिस इज चार्ज डेंसिटी, और ये क्या बोली जाएगी? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा P is equal to P into N। ओके, अब यहां पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 अप्लाइड माइनस EC। ये फॉर्मूला हमको मालूम है और इसको अब हम लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this is sigma minus sigma p upon epsilon। Okay,
अब ये जो सिग्मा पी है इसको ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं, सो दिस इज सिग्मा माइनस पी एन डॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज इक्वल टू ई। अब इस E और E नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट E इंटू E नॉट। E इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस E एन। This is equal to E epsilon naught plus E n. This is equal to ये जो एक नई क्वांटिटी आई, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ये बहुत कम एग्जाम में आता है, पर कभी आ सकता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो 99% लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट सुना भी नहीं होता, और इतना लंबा देखने के बाद आप सुनना पसंद भी नहीं करोगे। ठीक है, एनीवे दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये उसका, लेकिन ज्यादा पॉपुलर जो है दैट इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा और ससेप्टिबिलिटी। ये दोनों बहुत आते हैं, इसलिए ससेप्टिबिलिटी तक आप याद कर लो, इसको छोड़ दो चलेगा, ठीक है। लेकिन ससेप्टिबिलिटी और पोलराइजेबिलिटी ये दोनों डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। तो जब भी कोई टीचर आपको तंग करना चाहता है यही पूछता है, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, तो ये दोनों जरूर याद होने चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी इनका आपस में जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज K हमेशा बड़ा होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। दिस इज द रिलेशन, K is equal to 1 plus susceptibility। ठीक है, बस। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे कैपेसिटर।